विनोद कुमार शुक्ल जी की नौकर की कमीज भाग 8। बीही के साथ एक हरी पत्ती भी टूटकर गिरती है तो बीही ताजी है। माली की मेहनत के फल के साथ क्या टूटकर लगेगा। आम से लदी अमराई बाजार में बिकने नहीं आती, टोकनी में आम बिकेंगे। बहुत पहले से दफ्तर 9 बजे से 5 बजे तक का हो गया था। सुबह खाना खाकर मैं कई बार आ नहीं पाता था। बीच में जब 1 घंटे की छुट्टी होती तब मैं खाना खाने घर जाता था। आम तौर पर सभी खाना खाकर दफ्तर आया करते थे और 1 घंटे की छुट्टी में कार्यालय की कैंटीन या आसपास बनी छोटे-छोटे होटलों में चाय पीने चले जाते थे। नहीं तो अपने टेबल पर ही लोग चाय पीते और गप मारते। दफ्तर के अहाते के आम और कटहल जब फलते थे तब कर्मचारी लोग उन पेड़ों की तरफ घूमना फिरना बंद कर देते थे। अहाते में आम की मिठास और खुशबू की चर्चा सभी करते थे। यदि उनसे पूछा जाता कि आपने आम खाया है या सुनी सुनाई बात है, तब वे कहते कि नहीं, सुनी सुनाई बात है। इत्तेफाक से देवांगन बाबू, गौराहा बाबू और मैं जिस पेड़ के नीचे खड़े थे यह कटहल का ही पेड़ था। छोटे बड़े कटहल पेड़ के पीड़ से फले थे। गौराहा बाबू को अचानक कुछ याद आया। हम लोग कटहल के पेड़ के नीचे खड़े हैं। चौकन्ना होकर उन्होंने कहा, कितना फला हुआ है। नीचे से ऊपर तक पेड़ देखते हुए मैंने कहा, यहाँ से खिसक चलें? देवांगन बाबू ने कहा। क्यों? मैंने पूछा। किसी का ध्यान नहीं है, चलो निकल चलें, गौरहा बाबू ने कहा। क्यों? मैंने फिर पूछा। कटहल और आम प्राय चोरी चले जाते हैं। इन पेड़ों के आसपास जो दिखता है साहब उसी पर शक करते हैं। दफ्तर की खिड़की से कटहल की तरफ देखूंगा तब भी शक कर सकते हैं, मैंने कहा। पेड़ को देखना और पेड़ के नीचे खड़े रहना और बात है, देवांगन बाबू ने कहा। देवांगन बाबू, आप तो बड़े बाबू की तरह बात करते हैं, कटहल की बात करेंगे तब भी शक होगा, मैंने कहा। जबरदस्ती कोई मेरे ऊपर चोरी का शक करे यह मैं नहीं चाहता, देवांगन बाबू ने कहा। कटहल के पेड़ से दूर रहा जाए यही ठीक है, गौरहा बाबू ने कहा। जब पेड़ में फल ना रहे तब उनके आसपास घूमें और फल आ जाएं तब दूर रहें, आश्चर्य से मैंने कहा। हर साल यही होता है और हर साल आम और कटहल फलते हैं। सुनिए, आप दोनों, कटहल बहुत कीमती चीज नहीं है। पिछले साल 15 पैसे किलो तक बिका है, अभी 2 रुपए किलो है। दोनों ने एक साथ कहा। यह कटहल किसकी संपत्ति है? सरकार की संपत्ति है, हमारी आपकी संपत्ति नहीं, दोनों ने एक साथ कहा। क्या कटहल बेचे जाते हैं? और यदि बेचे जाते हैं तो उसके पैसे खजाने में जमा होते होंगे, मैंने पूछा। अगर बेचे जाएं तो जरूर जमा होते होंगे, पर ऐसी नौबत नहीं आती। सब चोरी चले जाते हैं, साहब उस चोर का पता लगाना चाहते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। चोरी होकर साहब के घर पहुंच जाते होंगे। साहब को किस बात की कमी है? इन चीजों पर हम लोगों की ही नीयत खराब होती है, गौरहा बाबू ने कहा। मुझे आश्चर्य है, दिन रात संतरी रहता है और दिन भर हम लोग रहते हैं, कटहल कब चोरी चला जाता है? मालूम नहीं पड़ता। वह जो बड़ा सा कटहल है उसे पहचान लो, कल नहीं दिखेगा, उंगली से इशारा करते हुए गौराहा बाबू ने कहा। देवांगन बाबू ने इशारे के लिए उठे हुए गौराहा बाबू के हाथ को इस तरफ पकड़ा कि इशारे वाली उंगली उनकी मुट्ठी में छुप गई। इशारा मत करो, देवांगन बाबू ने समझाते हुए कहा। मैंने कहा, मुझे बचपन की एक कहानी याद आ रही है। एक राजा था, उसका एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, मीठे खुशबू वाले इस तरह तरह के फल लगे थे। रोज सुबह मालूम होता था बगीचे के फल चोरी चले गए। राजा के बड़े लड़के ने पहरा दिया तब भी फल चोरी गए। राजा के मंझले लड़के ने पहरा दिया तब भी चोरी गए। छोटा लड़का चोर का पता लगा लेता है, गौरहा बाबू ने कहा। चोर एक सोने का तोता था, देवांगन बाबू ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, छोटा लड़का भी पता नहीं लगा पाता, मैंने कहा। चोर एक मिट्टी का तोता था, माली ने बगीचे की गीली मिट्टी से उसे बनाया था। ऐसी कहानी नहीं थी, देवांगन बाबू ने कहा। मैंने ध्यान दिया कि बात करते करते दोनों मुझे कटहल के पेड़ से दूर ले जा रहे थे। माली की इच्छा होती थी कि वह भी फल को चखे, पर राजा के डर से उसकी हिम्मत नहीं होती थी। मिट्टी का तोता माली के लिए फल तोड़कर लाना चाहता था। एक रात वह सचमुच सचमुच का तोता हो गया। जल्दी जल्दी फल तोड़कर उसने माली के सिरहाने इकट्ठा कर दिए। तोता फिर मिट्टी का हो गया। बहुत सुबह माली की नींद खुली। सिरहाने बगीचे के फलों को देखकर वह घबरा गया। उसने सोचा कि राजा उसे चोर समझेगा। राजा का इतना अच्छा शासन था कि उसने किसी के पास छुपाने की जगह नहीं छोड़ी थी। केवल विचारों को छुपाने की जगह तक उसकी पहुंच नहीं हुई थी।
फल खाने का जो विचार था उसे तो उसने राजा से छुपा लिया था, पर अब फल कहाँ छुपाए, इस डर से वह सारे फल खा गया। डर के मारे फल का स्वाद नहीं आया। इतने कड़े पहरे में भी कोई तोते को देख नहीं पाया, गौरहा बाबू ने बोला। तोता बगीचे की मिट्टी का बना था। उसका हरा रंग बरसात के बाद हरी हुई पत्तियों का नहीं था। गर्मियों में बाल्टी भर भर कर माली सिंचाई करता था। उसी से हरी हुई पत्तियों का हरा रंग था। इसीलिए बगीचा तोते को छुपा लिया करता था। फिर क्या हुआ? देवांगन बाबू ने कहा। रोज तोता उसके लिए फल तोड़ता और डरा हुआ माली इसलिए उसे खा जाता था कि फल वह कहीं छुपा नहीं सकता था। खा लेने के बाद भी डर के कारण उसे फलों के स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न उसका पेट भरता था। पहले की तरह दिन भर काम करते हुए सोचता था कि फल बहुत स्वादिष्ट होंगे। मेरा ख्याल है कहानी ही खत्म होनी चाहिए। यहाँ नहीं, अभी पता कहाँ चला कि राजा ने उसे पकड़ा या नहीं। यह हम लोग मान लें कि राजा ने उसे पकड़ लिया है और उसे सजा हो गई। मान लो और किस्सा खत्म करो। यहाँ से चलो, देवांगन बाबू ने कहा। इधर से जाने की बात करोगे तो मैं कहानी मन से मानने नहीं दूंगा। वे मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अगर तुम दोनों पूरी बात सुने बिना चले जाओगे तो जोर से चिल्लाकर कहूंगा। सुनाओ भाई, पर जल्दी सुनाओ और जल्दी खत्म कर दो, गौराहा बाबू बोले। फिर क्या हुआ? देवांगन बाबू ने कहा। एक रात तोता फल तोड़कर लाया। सोते हुए माली को उसने जगाया। माली ने आश्चर्य से तोते को देखा। तोता उससे बात करने लगा। माली, तुम बहुत मेहनत करते हो। तुमने सुना होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। क्या तुमने यह सुना है? माली ने कहा, हाँ। जरा चचक कर देखो, क्या यह फल मीठा है? माली ने फल चखा। उसने एक बहुत बढ़िया स्वाद का अनुभव किया। इस अनुभव को उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा ख्याल है कहानी यही खत्म होनी चाहिए, मैंने कहा। ये तुम्हारी बचपन की सुनी कहानी नहीं है, वराहा बाबू ने कहा। हाँ, ऐसी कहानी माँ बाप या अजिया दादा ने नहीं सुनाई थी। यह कहानी मैं अपने लड़के को सुनाऊंगा, थोड़ा और बदल दूंगा। किस तरह बदलोगे? देवांगन बाबू ने कहा। कब बाप बनने वाले हो? मुस्कुराते हुए गौरहा बाबू ने कहा। यह तो मैंने भविष्य की बात की थी। अभी अपने परिवार में एक पीढ़ी अलग होने की झंझट से मैं पड़ना नहीं चाहता। क्योंकि जल्दी नौकरी मिल गई इसलिए जल्दी शादी हो गई। अगर 35 साल की उम्र में नौकरी मिलती तो मैं 35 साल की उम्र में शादी करता। शादी के लिए जवानी उम्र से नहीं, नौकरी से मिलती है। मैं अपने लड़के को बतलाऊंगा कि पेट भूख छुपाने की जगह नहीं है। मेहनत की कमाई से पूरा पेट भरना चाहिए और स्वाद लेकर खाना चाहिए। कटहल के पेड़ से ये लोग मुझे ज्यादा दूर नहीं ला पाए थे, क्योंकि जानबूझकर मैं भी पेड़ के इर्द गिर्द होने की कोशिश कर रहा था। चलो अब चलें, देवांगन बाबू ने कहा। कभी फल की चोरी का आपके ऊपर शक हुआ था? मैंने देवांगन बाबू से पूछा। चोरी का नहीं हुआ था, लेकिन पिछले साल पेड़ के नीचे बैठने वालों में और उसके आसपास घूमने वालों में मेरा भी नाम था। आपका कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। फिर डर किस बात का? मैं कटहल के पेड़ पे चढ़ूंगा, मैंने कहा। ऐसा मत करना, उन्होंने कहा। मैं तो चढ़ूंगा और कटहल के पेड़ की तरफ बढ़ा तो रोकते हुए देवांगन बाबू ने कहा, लंच का टाइम खत्म हो रहा है, लौट चलें। अभी 15-20 मिनट होंगे। देखिए कितने निश्चिंत होकर लोग होटलों में घुसे हुए हैं। 5 मिनट में मैं 3 बार इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैंने कहा। आप हम लोगों की बात नहीं समझ पा रहे हैं, वराह बाबू ने कहा। मैं समझ रहा हूँ। मैं सधे कदमों से पेड़ की तरफ बढ़ा। संतू बाबू, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, गौरहा बाबू ने कहा। मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ। मैं पेड़ की तरफ बढ़ता रहा। पेड़ के पास पहुंचकर चढ़ने को पहले मैंने सोचा, एक बार दोनों को देख लूं, वे कहाँ हैं। दोनों गायब थे। वे दोनों इतनी जल्दी कैसे गायब हो गए? सामने आम के पेड़ों की आड़ में चले गए होंगे। आम के पेड़ों से उन्हें खतरा नहीं था। आम फला नहीं था। आखिर गए कहाँ? जाने दो। मैंने लटके हुए एक बड़े कटहल को छूकर देखा। हरे मुलायम कांटों वाले स्पर्श का अनुभव हुआ। बरामदे में कैंटीन पान की दुकानों के सामने खड़े और मजार की बेंचों पर बैठे हुए कर्मचारियों की नजरें मेरी ओर हो गईं। लोग मेरी हरकत से हैरान थे। मुझे बेवकूफ समझ रहे होंगे या बिल्कुल पागल। महंगू के पागल हो जाने के बाद कोई भी पागल हो सकता था, यह दफ्तर की आम धारणा थी। कार्यालय की कैंटीन से बड़े बाबू निकल कर आए। वहीं दूर से हाथ के इशारे से मुझे बुलाने लगे। बड़े बाबू के बुलाने के बावजूद मैं एक झटके में सर्कस वालों की तरह कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एक बड़ा कटहल मुझसे टूटकर गिर पड़ा। मेरा पैर उस पर पड़ गया था। हो सकता है किसी के द्वारा पहले से थोड़ा टूटा हुआ हो। लोग अपना काम भूलकर मुझे देख रहे थे। बड़े बाबू ने मेरी तरफ देखकर 2-3 बार अपने माथे में हाथ मारा।
ने उन्हें देखकर मैं खुशी के हाथ हिलाने लगा, उसी तरह जैसे महत्वपूर्ण लोग उड़ते समय हवाई जहाज के दरवाजे पे खड़े होकर लोगों की तरफ हाथ हिलाते हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही थी। एक चिड़िया धोखे से पेड़ पर बैठने वाली थी, पर मुझे देखकर ची ची करती हुई भाग गई। उसका धोखा खा जाना स्वाभाविक था। इस पेड़ पर आदमियों का चढ़ना साधारण बात नहीं थी, अनहोनी घटना थी। पेड़ पर कभी बहुत पहले की जो पतंग अटकी थी, उसका कागज तो था नहीं, कमानी भर थी। धागा डालियों में अटका हुआ था। पतंग फंसी होगी तब किसी लड़के या आदमी की उसे निकालने की हिम्मत नहीं हुई होगी। खजाने का संतरी आराम की स्थिति में मुझे देख रहा था। वह क्या कर सकता था? मैंने जो कुछ भी किया, संतरी उसमें किस तरह का हस्तक्षेप करे, उसे समझ में नहीं आया होगा। जब मैंने बड़े बाबू की तरफ हाथ हिलाया था, तब लोग घूमकर देखने लगे थे कि वह कौन है जिसे मैं इशारा कर रहा हूँ। इस घटना से, इस षड्यंत्र से क्या वह आदमी भी जुड़ा है? बड़े बाबू यह देख कैंटीन में घुस गए थे। लंच का टाइम खत्म होने वाला था। लोग लौटने लगे और जाते जाते मुझे देखते, पर कनखियों से, क्योंकि जो मेरी तरफ देखता था उसकी तरफ देखकर मैं मुस्कुराने लगता और हाथ हिलाने लगता। तब वे सिटपिटा जाते थे। जब सभी चले गए तब भी मुझे अंदाजा था कि अभी दफ्तर शुरू होने का समय नहीं हुआ है। मैं अकेला पड़ जाने के कारण पेड़ से नीचे उतरा। कटहल टूटकर लुढ़कता हुआ पैरों से 4 कदम दूर चला गया था। उसे मैंने उठाया, बहुत वजनदार था। एक हाथ से लटकाकर उसे अधिक समय तक नहीं उठा सकता था। कटहल कंधे पर रखकर मैं हॉल में घुसा। हॉल में एक जगह इकट्ठे होकर सब मेरी चर्चा कर रहे थे। मैंने उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और हॉल से कमरे को पार कर मैं अपने कमरे में आया। कटहल लिए हुए मुझे देख कईयों ने सोचा होगा मैं किसी आदमी का कटा सिर कंधे पर रखकर ले जा रहा हूँ। वह सिर मेरा है। बड़े बाबू के टेबल पर मैंने धीरे से एक हाथ से फाइलें सरकाकर कटहल रख दिया। कांच न टूटे इस बात का मुझे ध्यान था। बड़े बाबू ने मुझे इस तरह देखा जैसे उनका सबका किसी ढीठ मूर्ख से पाला पड़ा है। मूर्ख अगर ढीठ हो तो उसे बात दूसरी तरह से भी समझ में नहीं आती थी। मैंने कहा, इसे जमा कर लीजिए। लंच टाइम में मैं कटहल के पेड़ पर चढ़ा था। खाना मैं खाकर आया था। होटल में चाय नाश्ते के लिए मेरे पास हमेशा पैसे नहीं होते। खाली समय होने के कारण अहाते में लगे हुए कटहल के पेड़ पर चढ़ने का मेरा मन हुआ। जब मैं चढ़ रहा था तो यह कटहल अपने आप टूटकर गिर पड़ा। मैंने नहीं तोड़ा। इसे जमा कर लीजिए और इसकी रसीद दे दीजिए, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के बाद भी किसी दूसरी झंझट में ना फंसूं। आप चाहें तो जो कुछ भी मैंने कहा उसे लिख कर देने को मैं तैयार हूँ। बड़े बापू दोनों हाथों से अपना सिर थामे मेरी बात सुन रहे थे। जब मेरी बात खत्म हो गई तो सिर उठाकर उन्होंने कहा, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कभी आपको रोका है क्या? अब आप जब भी कटहल के पेड़ पे चढ़ें, कटहल टूटकर गिर जाए, तब भी आप मुझे मत बुलवाइए। आप आम के पेड़ पर चढ़िए, ताड़ का भी पेड़ है, मन हो तो उस पर चढ़ जाइए। उसके ऊपर चढ़कर आप जो कुछ भी देखें, साहब का बंगला आपको जरूर दिखेगा। ध्यान से देखेंगे तो आपका घर भी नजर आएगा। ये मत समझिए कि मैं ताड़ के पेड़ पर कभी चढ़ा था। साइकिल के ऊपर चढ़ने में मुझे ऊंची जगह की जरूरत होती है, तो ताड़ पर चढ़ने के लिए भी ऊंची जगह की जरूरत होगी, जिस पर सीढ़ियां होनी चाहिए। खैर, इस कटहल की रसीद मैं आपको नहीं दे सकता। आप नाजिर से जाकर बात कर लें। बड़े बाबू ने कटहल की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उन्हें डर होगा कि कटहल की तरफ देखते ही सब जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। मैं नाजिर से बात नहीं करूंगा। उसका दफ्तर, मालखाना, उसके क्लर्क और वह खुद मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको कटहल दे रहा हूँ, आप प्राप्ति की रसीद दे दीजिए। इसमें आपको क्या अड़चन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैंने कहा ना कि रसीद देकर मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। कटहल लेकर बेचने में मैं बाजार तो जाऊंगा नहीं। इसकी लिखा पढ़ी यहाँ किसी कागज रजिस्टर पर नहीं होगी। रसीद मैं कैसे दे दूं? इसे तौला कर लाइए, फिर रसीद की बात कीजिए और इसे मेरे सामने तौलिए। 2 किलो का कटहल बाद में 10 किलो का वहीं रखे रखे हो जाएगा। बहुत दिक्कत है। या शाम को दफ्तर बंद होने के बाद कर्मचारी लोगों में इसकी नीलामी आप कर दीजिए और नीलामी से जो पैसे मिले नाजिर के पास जमा कर दीजिए। सिवाय इनकम में नाजिर इसे जमा कर लेगा, पर नाजिर से आप बात जरूर कीजिए। तराजू कहाँ है? मैंने पूछा। इतने दिन हो गए आपको, क्या आपने मुझे तराजू लिए कभी कुछ तौलते हुए देखा है? आप माल खाने जाइए, शायद वहां हो। नाजिर को भी मैंने कुछ तौलते नहीं देखा। वहां तराजू होगा,
एक से ज्यादा तराजू भी हो सकते हैं। किसी ग्राहक ने तराजू बाट से डंडी मारने वाले व्यापारी की हत्या की होगी तो जप्ती में तराजू बाट मालखाने में आया होगा। जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा करिए, आप एक बार और पेड़ पे चढ़िए और कटहल को उसी जगह 4 गवाहों के सामने लगा दीजिए। आप मुझसे पूछकर तो पहले पेड़ पर नहीं चढ़े थे। मैं आपसे सलाह मांग रहा हूँ। मैं नाजिर के पास जाने के लिए कहता हूँ, आप जाते नहीं। एक बार मैं आपके कहने से नाजिर के पास गया था। नाजिर माल खाने का दरवाजा उड़खाए एक पुरानी चारपाई पर सो रहे थे। एक बार भी समझ में नहीं पाया कि नाजिर सो रहे हैं या जाग रहे हैं। मैं भूल गया था कि उनकी बाईं आंख नकली है या दाहिनी आंख। उनकी एक आंख खुली थी और एक बंद। सोने में उनकी असली आंख बंद हो जाती होगी। मैंने उन्हें जगाया। एक असली आंख खोलकर वे जागे। मैंने उनसे कहा कि बड़े बाबू चाय के लिए बुला रहे हैं। बहुत अच्छी नींद थी, तुमने जगा दिया। उन्होंने कहा, जानते हो इस चारपाई पर पिनका पार गांव की लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। ट्रक में 3 सरदार थे। रास्ते में मचान गांव के पहले उन लोगों को सिर पर पेटी रखकर जाती हुई लड़की दिखी। उसके पास ट्रक रोककर एक सरदार ने पूछा, कौन से गांव जाना है? उसने कहा, पिनका पार। ट्रक से चलोगी? सरदार ने पूछा। वह राजी हो गई। एक सरदार पीछे चला गया। लड़की सामने 2 सरदारों के बीच बैठ गई। जब बैठ गई तब अकल आई, गलती हुई। मचान गांव के बाहर उनका गैरेज था। उस गैरेज में यह चारपाई थी। इस पर मुझे अच्छी नींद आती है। अभी बहुत अच्छा स्वप्न देख रहा था। तुम छोटे हो, नहीं तो पूरा सपना बताता। जरा देखना तो मेरी दाढ़ी बढ़ी है या नहीं। मैंने देखा था नाजिर की खिचड़ी दाढ़ी काफी बड़ी थी। उनकी दाढ़ी हमेशा बड़ी रहती। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। उनकी वजह से मेरी रोज दाढ़ी बनाने की आदत पड़ गई। कटहल की तरकारी मुझे अच्छी नहीं लगती। उसके ऊपर हाथ फिराकर देखिए, 2-3 दिन की बढ़ी हुई हरी दाढ़ी की तरह है। कटहल के ऊपर हाथ लगाकर मैंने कहा, आप इसे टेबल के ऊपर से हटाइए। बड़े बाबू ने कुछ इस तरह की कहा कि मैंने तुरंत कटहल को उठाकर नीचे रख दिया। टेबल के पाए से उसे मैंने टिका दिया। वह थोड़ा लुढ़कने लगा। यहाँ रखे रखे सड़ जाएगा, कहीं और ले जाइए। मर्जी हो तो अपने घर ले जाइए, कम से कम मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूसरों की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, बड़े बाबू ने कहा। अच्छी बात है, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। अमानत में खयानत का दोष तो नहीं पड़ेंगे। मैं किसी पर दोष नहीं मढ़ता, लेकिन जो कुछ भी आप करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। मेरी नीयत साफ है। आप इसे जमा करने के लिए तैयार नहीं हैं। कटहल की जो भी कीमत आप लगाएंगे उतनी कीमत के लिए मैं हमेशा देनदार हूँ। जो देना है नाजिर को देना, मुझे नहीं। अब आप काम करिए और मुझे भी काम करने दीजिए। देवांगन बाबू और गौराहा बाबू से मैंने कोई बात नहीं की। वे दोनों मुझसे कट रहे थे। यदि कटहल देवांगन बाबू या गौराहा बाबू के टेबल पर रख दूं, तो मैंने सोचा। कटहल उठाकर मैं देवांगन बाबू के टेबल पर रख दिया। देवांगन बाबू यह देख चुपचाप उठकर कमरे से बाहर हो गए। मैंने गौराहा बाबू की तरफ देखा तो वो भी उठे और कमरे से बाहर हो गए। मजा आ गया, मैं बड़बड़ाया। इतना बड़ा कटहल देखकर पत्नी ने पूछा, मुफ्त मिला है? हाँ फिलहाल, मैंने कहा। उधार लाए हो? हाँ फिलहाल। हम दोनों के लिए पाव भर कटहल बहुत है। यह दफ्तर का कटहल है, पकाने के लिए नहीं है। मुझसे गलती हो गई। दफ्तर के अहाते में लगा हुआ था, मुझसे टूट गया। कैसे टूट गया? पेड़ पे चढ़ा था। क्यों? पेड़ पर चढ़ने की मनाही थी इसलिए। इसे जमा करने के लिए बड़े बाबू तैयार नहीं हुए। मजबूरी में इसे घर लाना पड़ा। कटहल टूट जाने से समस्या पैदा हो गई। घर ले जाना ही एक हल बचा था, परंतु नियम के अनुसार बिना खरीदे इसे घर नहीं लाना था। एक गिलास पानी दो। अब क्या करोगे? मुझे फांसी लग जाएगी। पीने के लिए पानी मांग रहा हूँ और तुम दे नहीं रही हो। मेरी फिक्र और बढ़ा देती हो। कोई सुझाव नहीं देती। तुमसे बात बताओ तो तुम उसे इस तरह कुरेद देती हो कि चिंता बढ़ जाती है। दफ्तर से घर तक बेफिक्र आया। दफ्तर में मुझे कटहल से डर नहीं लगा। अंदर घुसते ही इसे डर लगने लगा है। इसे साहब के घर नहीं दे सकते? उसने पूछा। यह अच्छा सुझाव था। मेरा मूड ठीक हो गया। चेहरे से यह जाहिर हो गया होगा, क्योंकि मुझे देखकर उसका चेहरा भी खिल गया था। अभी दे आऊं या कल सुबह? शाम को जाने से साहब नाराज हो सकते हैं। रात भर में कोई परेशानी तो नहीं होगी? कह नहीं सकता, सब कुछ बड़े बाबू के ऊपर है। मुझे अनुभव नहीं है। दफ्तर में कोई मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। रात भर में कटहल खराब नहीं होता। मेरी नीयत खराब नहीं है, ये सबको मालूम है। इसे संभाल कर रखना, चूहे इसे काट ना डालें। इसे टेबल के ऊपर रख दूं? टेबल के ऊपर भी मैंने चूहे देखे हैं। और कोई जगह नहीं है? पेटी में बंद करके रख नहीं सकते? अलमारी में समाएगा नहीं, पलरे बंद नहीं होंगे।
टेबल के ऊपर ही रख दो, पर टेबल दीवार से सटाकर मत रखना। चूहों ने गड़बड़ी की तो बाजार से दूसरा कटहल नहीं ला सकते। अरे वाह, बाजार से जरूर ला सकते हैं। दफ्तर के कटहल और बाजार के कटहल में कोई अंतर नहीं कर सकता, सभी एक जैसे होते हैं। इतना ही बड़ा होना चाहिए, कम ज्यादा हुआ तो कुछ नहीं होता। तौल कर मैं नहीं लाया था। पड़ोस वाली कह रही थी कि बाजार में कल बहुत टमाटर आया था, आज एक भी देखने को नहीं मिला। इसी तरह कल कटहल ना मिला तो बस हो गया, जो होगा देखा जाएगा। इस पर अब विचार मत करना। तुम बातों को संभाल कर फिर उसकी छीछा लेदर करती हो। कल सुबह कटहल साहब के घर पहुंचा दूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। शादी में एक बड़ा गद्दा और एक बड़ी रजाई मिली थी। बड़े पलंग के लायक गद्दा था, इतनी बड़ी चारपाई भी नहीं थी, इसलिए उस गद्दे का उपयोग नहीं हो पाया था। जाड़ा खत्म होने के बाद मैंने सोचा था कि रजाई को मोड़कर गद्दे के समान उपयोग किया जाए। पत्नी का कहना था कि इससे रजाई की रुई दबकर जगह जगह सिमट आएगी और तब रजाई कम गर्म आएगी। इसलिए उसने एक पुरानी सफेद साड़ी में रजाई बांधकर दीवार की खूंटी पर टांग दी थी। सफेद दीवार पर सफेद गठरी मुझे दीवार की रसौली की तरह लगी। बाद में मैंने गठरी निकाल दी। गद्दे को दोहरा कर लकड़ी की पेटी के ऊपर रख दिया गया। गद्दा बड़ा जरूर था पर मोटा नहीं था, इसीलिए अच्छी तरह दोहर हो गया। गठरी को मैंने उसके ऊपर रख दिया था। बड़े तड़के मेरी नींद खुली। घर भर में रुई फैली हुई थी। मैंने देखा पत्नी फर्श की फैली हुई रुई इकट्ठी कर टोकनी में रखती जा रही थी। खुली खिड़की से अच्छी हवा आ रही थी, इसीलिए रुई के रेशे बहुत ऊपर तक कमरे में उड़ रहे थे। मेरी चादर में रुई के रेशे चिपके थे, हाथ में भी चिपके थे। एक बारगी मुझे लगा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। चूंकि पत्नी बहुत उदास और परेशान दिखी, इसलिए मैं समझ गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैं खुशहाली के सपने देखने लगा था। चूहे ने गद्दे और रजाई को कुतर डाला था। मैंने पत्नी को समझाया कि खाली खोल का नुकसान हुआ है। इसके बाद भी गद्दे के फटे खोल से तकिए के खोल बन सकते थे। उसे गद्दे के फटे खोल से बांध कर रख दिया गया। 3 दिन बाद रुई धुनवाने के लिए जब गठरी खोली गई तो उसके अंदर 3-4 चूहे के छोटे छोटे बच्चे निकले। लाल लाल बुलबुलाते कुलबुलाते बच्चे। उनको मैं ऊपर की ओर रुई समेत फेंकने जा रहा था कि अम्मा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चूहे के बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, बड़े होकर खुद बाहर निकल जाएंगे। बाहर डाल दूंगा तो कौवे उठाकर ले जाएंगे या धूप से मर जाएंगे। अभी गद्दे की जरूरत नहीं थी। अम्मा जब आती थी तो अपने साथ बिस्तर लेकर आती थी। संपत से मैंने चूहे वाली बात बतलाई। पूरी बात सुनकर उसने कहा, चलो विश्लेषण करके देखें। विश्लेषण करने के बाद जैसा होगा किया जाएगा। मैंने कहा, विश्लेषण हो चुका है कि चूहे बड़े होकर अपने आप बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद रुई धुनवाकर रजाई गद्दे बनवा दिए जाएंगे। मैं इसके लिए तैयार भी हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। छछूंदर को अम्मा कहती हैं कि जहाँ रहेगा वहाँ लक्ष्मी का वास रहता है। छछूंदर कपड़ों का नुकसान नहीं करता। यह तो ठीक है कि चूहे बड़े होकर बाहर निकल जाएंगे, पर यह भी हो सकता है कि इसके तुरंत बाद दूसरे चूहे और बच्चे दे दें। यह सुनकर मैं चिंतित हुआ। तुमने मुझे परेशानी में डाल दिया। मुझे विश्लेषण नहीं करवाना था। जरूरी नहीं है कि दूसरे चूहे उसी जगह आकर बच्चे दें। जो बात मुझे मालूम है और जिससे तुम्हारा भला होता है, मैं तुम्हें जरूर बतलाऊंगा। दोस्ती का यही मतलब है। मुंह बनाकर मैंने कहा, दोस्त दोस्त, तुम लोगों को घिन लगती हो तो मैं फेंक दूंगा, पाप मुझे लगेगा, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। दोस्त को लेकर मैं घर आया। अम्मा संपत आया है, मैं चिल्लाया। दोनों कमरे में उस जगह गए जहां रुई की गठरी थी। आश्चर्य से मैंने देखा कि रुई की खुली गठरी में चूहों के बच्चे के ऊपर एक टोकनी औंधी रख दी गई थी। बिल्ली टोकनी को खिसका ना पाए, इसलिए उसके ऊपर एक ईंट भी रख दी गई थी। उनकी मजबूत सुरक्षा की गई है, संपत ने कहा। बिल्ली गठरी सूंघ रही थी। अम्मा ने कहा, जब मैं छोटा था तो मुझे बिल्ली से कैसे बचाती होगी? मेरे ऊपर भी टोकनी रखती होगी और टोकनी के ऊपर ईंट। अब ऊट पटांग बोलना छोड़, शादी हो गई, जल्दी बाल बच्चे वाला भी हो जाएगा। आदमी के बच्चों को बिल्ली का डर नहीं रहता। घर में कोई ना कोई तो रहता था। तुम लोगों को अकेला कभी नहीं छोड़ा। संपत, तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर टोकनी जरूर रखती होगी, क्योंकि तुम माँ बाप के इकलौते लड़के हो। मेरी माँ सनकी है, वह बिल्ली को देखकर टोकनी हटा देती होगी और बाप टोकनी के ऊपर रखी ईंट को उठाकर मेरी छाती पर रख देता होगा। अब तुम सोचो, अभी छाती पर ईंट रखे तो कितना वजन महसूस होगा, मैं कितना छोटा होऊंगा। हम लोगों की बात सुनकर अम्मा उठकर चली गईं। बहुत से लोग छाती के बोझ को समेटे हुए सोचते होंगे, इससे सुरक्षा है, कम से कम जान बची है, मरे नहीं। अम्मा चिल्लाती रहीं और पत्नी ने भी मना किया।
उसके बाद भी संपत मेरे कहने से चूहों के बच्चों को रुई से एक टिन के डिब्बे में उड़ेल कर ले गया। उसके पीछे पीछे मैं जाने लगा तो पत्नी ने दरवाजे के पास मेरी कमीज को पीठ की तरफ से पकड़ लिया। वह कंधे में हाथ रखकर मुझे रोकना चाहती होगी, पर कमीज ही पकड़ पाई। क्या है? झल्लाकर मैंने कहा। मेरे पेट में बच्चा आ गया है, धीरे से पत्नी ने कहा। मैं विस्मित सा कुछ क्षण खड़ा हुआ, बहुत दूर धुंधले में अपने आप को बहुत खुश देख रहा था और खुशी से उसी खाई के ऊपर नीचे उछल रहा था जिसे मैंने एक बार कपड़ा बदलते समय महसूस किया था। फिर मैं धड़ाम से फिसलकर खाई के नीचे जाने लगा और पिक्चर में देखे गए सीन की तरह खाई की दीवार पर उगे हुए किसी जंगली पेड़ की बरसात के कटाव के कारण ऊपर निकल आई जड़ को पकड़ नीचे जाने से बच गया। थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो उसी पेड़ की शाखा पकड़ में आ गई। मैंने फिर सिर उठाकर ऊपर देखा कि बहुत ऊंचे चढ़ना है, दीवार की तरह ऊंचाई है। ऊपर मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कि क्या मैं बचाओ बचाओ चिल्लाऊं। संपत आगे चला गया था। मैं तेजी से उसके पीछे निकला। वह सड़क के किनारे नाली में डब्बा खाली कर वापस आ रहा था। मैंने डिब्बा नहीं फेंका, मुझे देखकर उसने कहा। डिब्बा मुझे देने के लिए उसने अपने हाथ आगे किया। डिब्बा लेकर मैंने कहा, दोस्त दोस्त। डिब्बा मैंने सड़क के किनारे घूरे में फेंक दिया। तब खाली डिब्बा लेकर घर लौटना वैसा ही होता जैसे घर में एक बकरी थी। घर वालों के मना करने के बाद भी बकरी कसाई को बेच दी गई और उसके गले में बंधी रस्सी वापस ले आए। या गोद में बच्चा लेकर नदी के किनारे घूमने गए। बच्चा हाथ से छूटकर नदी में गिर गया। उसका एक जूता हाथ में रह गया, उसे लेकर घर लौटे। यदि मेरी एक चप्पल नदी में गिर जाती तो बची एक चप्पल लेकर मैं नहीं लौटता, दूसरी चप्पल भी नदी में डाल देता। किसी की साइकिल के कैरियर के पीछे बैठे रहने से कुछ देर बाद एक पैर शून्य हो जाए और शून्य पैर से निकलकर चप्पल रास्ते में गिर गया तो मालूम नहीं पड़ता। घर लौटकर साइकिल से उतरते कुछ देर बाद पैर ठीक होता, तब मालूम पड़ता कि एक चप्पल कहीं गिर गई। ऐसी स्थिति में घर के इतने पास दूसरी चप्पल लेकर घर नहीं लौटता। बाहर सड़क पर बची एक चप्पल उतार कर घर लौटता। वह चप्पल किसी के उपयोग में नहीं आती। साहब के बंगले के पास पहुंचने पर याद आया कि बड़े बाबू ने नौकर की कमीज फाड़े जाने की खबर पहुंचा दी होगी, परंतु कटहल हाथ में होने से कुछ हिम्मत बंधी थी। खतरे के दूर होते ही खतरे का सामना करने की हिम्मत बढ़ जाती है और ऐन मौके पर बचने की बात सोचने लगते हैं। कई दिनों से साहब के बंगले नहीं आया था। मुझे बंगला बहुत भव्य लगा। हो सकता है साहब के डर से लगा हो। पोर्च में गाड़ी नहीं थी। साहब घर पर नहीं होंगे क्योंकि बाई साहब बगीचे में थी। साहब से सामना नहीं होगा इसलिए बोझ हल्का हो गया। बाई साहब शानदार लग रही थी। या तो वे किसी समारोह से वापस आई थी या जाने वाली थी। कटहल लेकर अंदर घुसते ही यह भूल गया कि जो हल्की खुशबू आ रही थी वह बगीचे के फूलों की थी या बाई साहब के सेंट की। आप कहाँ भाग गए थे? बाई साहब ने पूछा। जी, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती। कटहल कहाँ से लाए? हाथों में संभले हुए कटहल को देखकर उन्होंने कहा। दफ्तर के अहाते में फला था, टूटकर गिर गया था। मैंने कहा, बरामदे में रख दीजिए। बरामदे में कटहल दीवार से टिकाकर रख आया। आप थोड़ी देर माली का काम देखेंगे? कहकर वे अंदर चली गईं। जी, मुस्तैदी से मैंने कहा। वही बूढ़ा माली जिसे मैं डॉक्टर साहब के बगीचे में कई बार देख चुका था, धोती को लंगोट की तरह जांग में लपेटे हुए, एक बहुत छोटी नुकीली छड़ से फालतू घास को जड़ समेत उखाड़ रहा था। वह धीरे धीरे काम कर रहा था, काम में तल्लीन था। झुके होने से उसकी रीढ़ की हड्डी पीठ में कमान की तरह हो गई थी। हमेशा धूप में चमकने वाली पीठ चमक रही थी। 10 मिनट बाद मैं उससे ऊब गया। बेहोशी से मैंने इसी माली से उम्मीद की थी कि डॉक्टर साहब से मुझे बचाएगा। मुझसे कुछ अधिक स्वतंत्र लग रहा था। मैंने कहा, जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ, फालतू समय बिताने से काम नहीं चलेगा। उसने मेरी बात की परवाह नहीं की। साहब के लिए मेरी ईमानदारी बूढ़े माली पर सख्त होना चाहती थी। उसने मुझे देखा। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। दाढ़ी के सफेद बाल बिरले थे। लगता था जैसे कि सफेद लकीरें खींची गई हैं। दूर से साहब की गाड़ी आती दिखाई दी। साहब की गाड़ी के आने की आवाज सुनकर मैं चौकन्ना हो गया था। माली में कोई असर नहीं हुआ था। बंगले से निकलकर दौड़ते हुए आकर महंगू ने अहाते का दरवाजा खोला। साहब आ रहे हैं। इसके बाद भी माली उसी ढिलाई से काम कर रहा था। पहले मैंने सोचा कि मुझे अहाते के पास जाकर खड़ा हो जाना चाहिए या पोर्च के पास। साहब गाड़ी से उतरे और नमस्कार करूं। गेट के अंदर गाड़ी के घुसते ही मालूम नहीं मुझे क्या हुआ कि बूढ़े माली के बाजू में बैठकर सिर झुकाए उसके साथ हाथ से मैं भी घास खाने लगा। हाथों से भी जड़ समेत घास निकल रही थी।
जमीन में बगीचे की नमी थी। जैसे ही मैं घास उखाड़ने लगा, माली ने मेरी तरफ देखा। यदि किसी से पूछें कि क्या आपको मालूम है, तब वह इस तरह देखे कि जैसे उसे सब मालूम है। बस इसी तरह माली ने मुझे देखा था। सिर झुकाए मैं घास उखाड़ता रहा। साहब गाड़ी से उतरे। उन्होंने हम लोगों की तरफ देखा। माली के साथ मैं घास उखाड़ने के काम में लगा था। कौन है वहां? साहब ने पूछा। जी, मैं संतू हूँ। उखड़ी घास हाथ में लिए खड़े होकर मैंने कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कहते हुए साहब चले गए। क्या ठीक है? मुंह बनाकर मैंने सोचा। मेरा घास उखाड़ना या मेरा संतू बाबू होना? बैठकर पहले की तरह काम में लग गया। बगीचे की घास उखाड़ते हुए मैंने साहब से अपने आप को बचा लिया था। मैंने सोचा साहब कमीज फाड़ने वाली बात पर बहुत गंभीर नहीं होंगे। हो सकता है बड़े बाबू ने उनसे कुछ ना कहा हो। 10 मिनट के अंदर ही मैं काम में तल्लीन हो गया। तब मुझे अफसोस हुआ कि मुझे माली से काम करने के लिए सख्ती से नहीं कहना चाहिए था। मैंने उससे तेज हाथ चलाने के लिए कहा था। उसके मुकाबले मैं बहुत सुस्त लग रहा था। मैं उसकी बराबरी में बैठा था। थोड़ी देर में जमीन साफ करता हुआ वो आगे बढ़ गया था। उसके पीछे बिना घास की साफ सुथरी पड़ी हुई जमीन थी। धूप तेज हो गई। जोरों की प्यास लग रही थी। उखाड़ी घास माली ने एक जगह इकट्ठा कर दी थी। उसकी ढेरी के पास मैंने अपनी ढेरी बना दी। बहुत छोटी ढेरी। घास इतनी लगी थी कि यदि घास उखाड़ने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होती तो हफ्ता भर लग जाता। मैं सोच रहा था कि क्या मैं शाम तक यही काम करूंगा? रात को खाना शायद ना मिले। क्या नौकर खोली में महंगू के साथ अपना खाना भी बनाना पड़ेगा और वहीं सो जाऊंगा? महंगू की तरह हफ्ते हफ्ते भर तक अपने घर ना जा सकूंगा। घर का चावल, गेहूं, तेल 1-2 दिन में खत्म होने वाला था। पत्नी को बाजार करना भी नहीं आता। मेरी गैर हाजिरी में गुप्ता की दुकान वह पता लगा सकती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी। पिछली उधारी पटाए बिना वह आगे भी उधारी सामान देगा। थोड़े बहुत पैसे उसके पास होंगे। गुप्ता की दुकान से नगद लेने का सवाल नहीं उठता था, क्योंकि नगद खरीदी के रुपए वह रख लेता और कहता सामान तभी मिलेगा जब बकाया पटाई जाए। तब तक ढूंढकर कुछ बचे पैसे लेकर या मास्टर जी या संपत किसी से पैसे लेकर बाजार करने निकलेगी। घर से निकलने में उसे डर लगता था। बाजार किस तरह घूमेगी? मेरी बहुत इच्छा थी कि वह मेरे साथ घूमकर पूरे बाजार से परिचित हो और जिंदगी जीने के लिए उसमें हिम्मत बढ़े। दोपहर का 1 बजा होगा। भूख लग रही थी। भूख से ज्यादा प्यास लग रही थी। प्यास से ज्यादा चाय पीने की इच्छा हो रही थी। साहब के घर की चाय। दफ्तर में यह चाय का वक्त था। चाहता तो अभी बंगले से बाहर निकल जाता, पर यह नहीं चाह पा रहा था। चेहरे में पसीना चुचुहा आया था। नहीं, डबडबा आया था। कमीज गीली होकर पेट से चिपक गई थी। कमीज से काम करने में अड़चन हो रही थी। हाथों से मिट्टी झटक कर मैंने कमीज उतार दी, बनियाइन उतार दी, सूखने के लिए फैलाकर काम में जुट गया। थोड़ी देर बाद पतलून से भी अड़चन होने लगी। माली ने चूंकि अपनी धोती को समेट रखा था, इसलिए वह आराम से मेहनत कर पा रहा था, आराम से थक रहा था। मैंने पतलून उतारने की बात यानी नौकर की स्ट्रेपटीज सोची, पर पतलून नहीं उतारा। पतलून बहुत गंदी हो गई थी। उघारे काम करते हुए माली ने मुझे देखा। उसकी दाढ़ी के बाल वाकई बिरले थे। मैं उन्हें गिन सकता था। वह उठा और खामोशी से बंगले के बाजू जाने लगा। मैंने इस बीच उससे बात करने की कोशिश की। वह मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। नल की टोटी खोलकर वो अपने हाथ पैर धोने लगा। मुंह धोया और चुल्लू से गटागट पानी पीने लगा। पानी पीने की गटागट आवाज यहाँ तक मुझे सुनाई दी। गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठ वह बीड़ी पीने लगा। मैं उठा और गौर से सन्नाटा हुए बंगलों को देखा, सुना और सब ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे फिल्मी गाना गुनगुनाने लगा। हल्के कदम से मैं भी नल पर पहुंच गया। अच्छी तरह हाथ मुंह धोया, रबर की चप्पल रगड़ रगड़ कर धोई, फिर नल की टोटी से मैं मुंह लगाकर पानी पीने लगा। मैं माली से कुछ अलग तरह का काम करने की कोशिश कर रहा था। प्यास मुझे बहुत पहले से लग रही थी। नल कहाँ है यह मुझे मालूम नहीं था। माली के कारण घास उखाड़ने की जड़ता अलग कर मैं भी खड़ा हुआ था। अगर मैं सिगरेट पीता होता तो गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठकर मैं भी सिगरेट पीता। यदि सिगरेट नहीं होती तो माली से बीड़ी मांग कर पीता। मुझे इसकी आदत नहीं लगी थी। चाय की मुझे उम्मीद नहीं थी। रुमाल से मुंह हाथ पोंछते हुए सोचकर माली से दूर उसी पेड़ की छाया में बैठ गया। पेड़ ज्यादा बड़ा नहीं था, छाया भी बड़ी नहीं थी, इसीलिए उससे बहुत दूर नहीं जा पाया। हाथ का सिरहाना बनाकर वह लेट गया और 2 मिनट में खर्राटे लेने लगा।
मेरे भी लेटने की इच्छा होने लगी। इस तरह के काम की आदत नहीं थी। मैं लेटने को ही था कि बंगले के अंदर से खटखट की आवाज आई। साहब और बाई साहब की बंद खिड़की के पास से धीरे धीरे बात करने की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर खड़ा हो गया। शायद कोई बाहर आए। साहब, बाई साहब और महंगू, तब से कोई बाहर नहीं आया था। मैंने सोचा कि साहब और बाई साहब छुपकर मुझे देख रहे होंगे। मेरी शंका बेकार थी। मुर्गियों के दरबे से आवाज आ रही थी। भैंस का कुछ दिन पहले जन्मा बच्चा उछल कूदते फूला हुआ सा काला हल्का चमकता हुआ, ऐसी चमक जिसमें बाल हों, घास की तरफ बढ़ाया। मैं दौड़ा, उसे भगाने लगा। वह फूलों के पौधों को खूंदने वाला था। तभी अंदर से दौड़ता हुआ महंगू आया। हम दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। महंगू उसे लेकर गया ही था कि एक सफेद मुर्गी दरबे से बाहर निकल आई। मैं उसे घेर कर दरबे की तरफ ले जाने लगा। मुर्गी के पास पहुंचता तो उड़कर वह दूसरी तरफ निकल जाती। मुर्गी उड़ती हुई नहीं लगती थी, जमीन में थोड़ा ऊपर उठकर दोनों पैरों से भाग रही है ऐसा लगता था। महंगू फिर आया। हम दोनों ने मिलकर उसे दरबे में डाला। जर्सी गाय दूसरी गायों से अलग रंभाती थी। उसकी आवाज में देसी गाय की आवाज में बहुत फर्क था। पहली बार जब मैंने इसका रंभाना सुना तब मुझे शेर की दहाड़ याद आई थी। महंगू कहता था कि इसका दूध हल्दी डाले दूध की तरह पीला होता है और पीले रंग की मलाई पड़ती है। मुझे जाना था, माली को जगाकर जाना चाहता था, इसलिए उसे जगाया। उससे कहा, मैंने तुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे साथ मिलकर मैंने काम किया। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे काम को बांटकर तुम्हारी मेहनत कम की या मुझसे तुम्हारी कुछ घंटे की रोजी मारी गई? मेरी बात सुनने के बजाय वह लोहे की छड़ लेकर घास निकालने की जगह पहुंच गया। वह मेरी जगह नहीं बैठा था। वह सोच रहा होगा कि अपनी जगह आकर मैं भी अपना काम शुरू करूंगा। मैं उसके पीछे गया और चिल्ला कर कहा, तुम बहरे तो नहीं हो गए हो? उसने कहा, नहीं। उसकी आवाज सामने वाले को कम बोलने और ज्यादा सुनने की मजबूरी पैदा करने वाली थी। उसकी आवाज साहब की आवाज से बराबर बैठती थी। एक पत्थर फंसा हुआ था। लोहे की बड़ी छड़ उसके नीचे घुमाकर वह उसे उखाड़ना चाहता था। आखिर बूढ़ा था। मैंने कहा, मुझे कोशिश करने दो। वह एक तरफ हट गया। दोनों हाथों से नीचे छड़ को दबाए तो पत्थर जमीन से उठता मालूम हुआ। पत्थर के आसपास की मिट्टी छड़ से मैंने खोदी। माली खुद ही मिट्टी हटाता गया। छड़ को नीचे धंसाकर मैंने फिर दबाया तो पत्थर उखड़कर ऊपर आ गया। पत्थर को दोनों हाथों से मैंने उसी तरह पकड़ा जैसे कटहल को पकड़ा था। उसे उछालकर मैंने किनारे फेंक दिया। बंगले से मैं सीधे दफ्तर गया। बड़े बाबू के कुछ पूछने से पहले मैंने कहा, मैं साहब के घर गया था, इसलिए दफ्तर आने में देर हुई। तब भी बड़े बाबू ने पूरे अधिकार से कहा, आप अभी जाकर नाजिर से मिलिए। यदि मैंने बड़े बाबू को बतला दिया होता कि कटहल साहब के घर पहुंच गया है तो हम उसे नाजिर के पास जाने के लिए नहीं कहते। साहब का नाम लेने के बाद भी बड़े बाबू के तेवर में अंतर नहीं आया था। संपत से यदि मैंने इसका विश्लेषण करने के लिए कहा होता तो वह इसका कारण मेरे गंदे कपड़ों को बतलाता। संपत के विश्लेषण पर मुझे अधिक विश्वास नहीं था। थोड़ा विश्वास जरूर था, पर कपड़े बहुत गंदे थे। पहली बार गंदे कपड़ों में दफ्तर आया था। साहब के बंगले से निकलकर कपड़े बदलने के लिए घर जाना था, पर मैं धुन में दफ्तर आ गया। बहुत से लोग दफ्तर में मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनका मतलब था कि बड़े ताव से कल कटहल के पेड़ पर चढ़े थे और एक दिन में यह हालत हो गई। कमीज भूरे रंग की थी, गर्दखोर, इसके बावजूद गंदी लग रही थी। पतलून सफेद थी, उसमें मिट्टी और हरी घास के दाग बुरी तरह लग गए थे। माल खाने के अंदर जो सामान था वह किसी तरीके या नियम से नहीं आया था। अधिकांश सामान जब्ती का था। कहीं बलवा हुआ तो लाठियां, साइकिल की चेन, सोडा की बोतलें, चाकू छुरियां बहुत सी एक बार में आ जाती। बलवे पहले बहुत होते थे, अब कई बरसों से नहीं हो रहे थे। फिर भी लाठियां, बल्लमों की मालखाने में कमी नहीं थी। सामान इतना था कि दोनों क्लर्क और नाजिर स्वयं अपने टेबल कुर्सियों के साथ जब्ती के सामान की तरह लग रहे थे। दरवाजे के आजू बाजू एक चारपाई खड़ी थी। नाजिर के पीछे शंकर जी की तस्वीर वाला एक पुराना कैलेंडर टंगा था। तस्वीर में लाल लाल धब्बे थे। ये खून के धब्बे थे। जिस कमरे में हत्या हुई थी उस कमरे में यह कैलेंडर टंगा था। कैलेंडर के पास एक जंग लगी कुल्हाड़ी टंगी थी। हत्या इसी कुल्हाड़ी से हुई होगी।
कमरे में कच्ची शराब की गंध आ रही थी। एक कोने में हाथ भट्टी का सामान पड़ा हुआ था। यह सामान कल मेरे सामने कार्यालय में आया था। पिछवाड़े की तरफ खिड़की से एक खटारा मोटर कार दिख रही थी। उसकी छत उखड़ी हुई थी और महीनों से खड़ी होने के कारण उसके चक्के बैठ गए थे। सामने का कांच टूटा था। किसी ने गोबर फेंका था। वह सूखा हुआ मोटर से चिपका था। अंदर की सीट उधेड़ दी गई थी। मोटर पर धूल की अच्छी मोटी परत थी। मोटर कार की दुर्दशा का यह अच्छा नमूना था। 6 महीने पहले यह एक नई कार थी। दीवार से सटाकर 4-5 नई साइकिलें खड़ी थीं। पुरानी बहुत सी साइकिलें एक साथ जंजीर से बंधी हुई पीछे झाड़ के नीचे रखी थीं। जंग खाती खराब होती, उनकी नीलामी की भी कोई चिंता नहीं करता था। कमरे में 3 खिड़कियां थीं। सामने की खिड़की से हवा का झोंका आता तो भांग की खुशबू आती थी। उस खिड़की के नीचे छोटी-छोटी सफेद थैलियों में भांग भरी थी। ये थप्पियों में जमा कर रखी गई थी। वैसे हर कमरे के पंखे भटर-भटर भट की आवाज करते थे, पर मालखाने का पंखा और भी आवाज करता था। नाजिर के पास वाले कोने में कुछ लाठियां थीं। उनमें एक लाठी बहुत खूबसूरत थी। नाजिर के सामने वाली कुर्सी पर मैं बैठ गया। उनकी नकली आंख की वजह से मैं उनसे नजरें मिलाने में संकोच करता था, इसलिए वे मुझे बहुत सीधा-साधा लड़का समझते थे। नाजिर साहब, आपने मुझे बुलाया था? मैंने पूछा। सिवाय इनकम कटहल का तुम जो कुछ भी समझते हो जमा कर दो। बड़े बाबू तुमको बहुत चाहते हैं। तुम्हारी अभी ज्यादा उम्र नहीं है। अपने खोए हुए लड़के के कारण तुमको कुछ नहीं कहते। उनका बहुत सा ध्यान दफ्तर में नहीं रहता। कोई दूसरा होता तो तुम सब लोगों को बहुत परेशान करता। देवांगन बाबू की संगत से बचा करो। खैर, अब वह भी रास्ते पर आ गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको पेड़ पर चढ़ने से उन्होंने बहुत रोका था। क्या यह सच है? कटहल का अभी बाजार भाव क्या है? तुमने खा पी कर बराबर ना किया हो तो कृपा करके उसे यहाँ ले आओ, तौलना पड़ेगा। 1.5-2 रुपए किलो होगा, पर मैंने कटहल साहब के बंगले में दे दिया है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। आप मेरे कपड़े नहीं देख रहे? बड़े बाबू से मैंने पहले ही कहा था कटहल जमा कर लीजिए और मुझे रसीद दे दीजिए। अब आप बताइए मैं क्या करूं? कुछ चिढ़कर और बहुत बेफिक्री से मैंने कहा। तुमने कटहल को साहब के घर पहुंचा दिया। अब करने को क्या बचा है? ऐसा करो, तुम जब तक कटहल तोड़ तोड़ कर साहब के घर पहुंचा दिया करो। हम लोगों की चिंता दूर होगी, नाजिर ने कहा। साहब के घर जाकर कोई पूछेगा नहीं, इसलिए भी साहब का नाम लेकर कई बार लोग बचने की कोशिश करते हैं, उसी क्लर्क ने कहा जिससे मुझे बहुत चिढ़ थी। इस बार साहब से जरूर पूछ लेना, मैंने कहा। मैं चलूं? मैंने नाजिर से पूछा। अच्छी बात है, नाजिर ने कहा। साहब के बंगले की घास उखाड़ने का काम करने से मैं यह महसूस कर रहा था कि मुझमें नाजिर बड़े बाबू बहुत से लोगों से सामना करने की असीम ताकत आ गई है। महंगू को डांटने की, जोर से बोलने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी, बल्कि महंगू बहुत थके होने पर बाबू लोगों को झिड़क दिया करता था। बड़े बाबू की हैसियत छोटे मोटे साहब से कम नहीं थी। माल खाने और नजारत से संबंधित होने के कारण नाजिर की भी बहुत चलती थी। आज मैं फूला नहीं समा रहा था। अपने टेबल पर आकर मर्दमशुमारी की फाइल खोलकर मैं अथाह जनसंख्या में डूब गया। शेष अगले भाग में।